जब आप कर दो रिकॉर्डिंग स्टार्ट तो मेरे को बता देना। कर दी। ओके। तो मैम सवाल है कि लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है कि हम राह को क्यों ढूंढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और राह मिलकर जो भी लोग इन सेशंस को किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं उनको, उनके दिलों को, उनके परिवारों को और उनके जो जिनकी वो वेल विश करते हैं उनको और उनके घरों को उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी और इस एक के ज्ञान से शुद्ध करते हैं और उनके चारों ओर इसका घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो इस घेरे में ना आए क्योंकि लॉ एक है। ओके, तो सेशन 86 4 मई 1982 को हुआ। इसमें जब डॉन ने रा से पूछा कि कार्ला की तबीयत कैसी है, तो रा ने बताया कि उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब है और कमजोरी बहुत ज्यादा है और अचानक से ताकत के लेवल्स बहुत गिर रहे हैं। तो जब डॉन पूछता है कि ऐसा क्या हुआ है कि उसकी ताकत इतनी कम है, उसकी ऊर्जा इतनी कम है, तो रा कहते हैं कहता है देयर आर दोज एंटिटीज व्हिच एंटरटेन द थॉट डिस्टॉर्शन towards this entity that it shall remove for the other selves all distortions for the other self. One sec, I need to read this again. There are those entities which entertain the मैं thought. समझता हूँ, मैं बोल जी। देता हूँ। तो यहाँ पे राय ये कह रहा है कि कुछ यहाँ पे नेगेटिव एंटिटीज की ही बात कर रहा है वो। कह रहे कि नेगेटिव एंटिटीज इसके दिमाग में से ना कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ये दूसरों की सेवा का इसका भाव है, इसके दिमाग में चलता रहता है, नहीं मुझे दूसरों के लिए करना है, ये सेशंस करने हैं, सारी चीज़ें करने हैं। तो वो ना इसके दिमाग से उन चीज़ों को निकालने की कोशिश कर रही हैं ये एंटिटीज़। उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जैसे इसका नॉर्मल सोच है, जैसे नॉर्मल एक होता है ना कि आप एक डायरेक्शन में सोचना चाह रहे हो लेकिन कोई आपको परेशान करके दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो आप इरिटेट होने लग जाओगे। उस इरिटेशन से ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गई तो आपकी तबीयत पे भी उसका असर पड़ सकता है। तो उसी तरीके से वो कह रहा है ना दिस एंटिटी इज ऑफ द डिस्टॉर्शन टू प्रोवाइड व्हाटएवर सर्विस इज पॉसिबल एंड इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर ऑफ द इनरोड्स मेड अपॉन द वाइटल एनर्जीज। कह रहा है कि इसकी वजह से क्या हो रहा है इसकी कार्ला की जो वाइटल एनर्जीज है ना, जो मतलब वाइटल एनर्जी मतलब जो इच्छा शक्ति है इस काम को करने के लिए, कह रहे उसको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से कार्ला को और ज्यादा दिक्कतें शारीरिक रूप से भी हो रही हैं। वो यहाँ पे कह रहा है कि पहले तो जैसे सिर्फ एक ही पांचवी घनत्वता का उसके पीछे पड़ा हुआ था ना, हाँ। अभी तो बहुत सारी अब उसके तो पीछे पड़ी हैं, ये झुंड। बोल रहा है। हाँ वो झुंड बना लिया ना उन्होंने क्योंकि अकेले से हो हाँ। नहीं रहा था उससे, तो उसने हाँ। अपने भी बिरादर बुला लिए। और वो जो पांचवी घनत्वता का था वो इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से जितना भी मतलब किसी भी तरीके से कर सके इसका वो कार्य करने आए जो यहाँ करने आया हुआ है। तो फिर डॉन कहता है, am I correct in assuming that you're speaking of incarnate third density entities that were creating the condition of use of the vital energy? तो डॉन कहता है क्या मैं ये सही समझ रहा हूं? नहीं, यहाँ पर वो भूत प्रेतों की बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है डॉन के, अच्छा। क्या मैं ये समझूं कि आप उन लोगों की बात कर रहे हो जो तीसरी घनत्वता में हैं, मतलब पैदा हुए हैं, मतलब इंसान हैं, जो दैट वर अच्छा मतलब क्रिएट। लोग इसे सवाल जवाब कर रहे होंगे, इस केस में लोग इससे जरूरत से ज्यादा सवाल जवाब कर रहे होंगे तो ये इरिटेट हो रही होगी मेरे ख्याल में। उस वजह से इसकी वाइटल एनर्जीज नीचे जा रही है क्योंकि लोग तो जितने चाहे उतने सवाल कर सकते हैं। वही तो वो कह रहा है। दैट वर तो उसके क्रिएटिंग द दिमाग में से कंडीशन। कोशिश एक कि मिनट तू का, अपने बारे में लेट सोच, मी अपने बारे में लेट मी सोच रीड, बोल रहे होल्ड हो ना ऑन, उसको। होल्ड ऑन। हम्म। दैट वर जो आप कह रहे हो कि यहाँ पर इस धरती के ऊपर हैं, पैदा हुए हैं, मतलब लोग हैं, भूत प्रेत नहीं है, जो इस तरह की उसकी कार्ला की ऊर्जा इस्तेमाल करके उससे इस तरह की हालात पैदा कर रहे हैं ताकि उसकी जरूरत से ज्यादा ऊर्जा खर्च हो,
तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जब रा कह रहा है कि वो अभी हाल ही में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिली है जो ये सोचते हैं कि वो कार्ला के दिमाग से जो दूसरों की सेवा करने की इच्छा है उसको निकाल सकें, entity that it shall remove for the other selves all distortions for the other self। और कार्ला जिन लोगों के बारे में, अगर कोई लोग हैं जिनके बारे में कुछ गलत सोचती है या पसंद नहीं करती है, तो उस कार्ला के मन से वो सारी चीजें वो लोग निकाल देना चाहते हैं। और with a large number of entities with these thought complex distortions, this entity is of the distortion to provide। और कार्ला यहाँ पे ये चाहती है कि मैं किसी तरीके से सेवा करती रहूं, और वो ये नहीं जानती कि वो लोग किस तरह से उसकी ताकत और ऊर्जा को अटैक कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये हो रहा है। अच्छा, तो मतलब ये लोग हैं, तो क्यों चाहते हैं वो ऐसा? अच्छा ठीक है। तो फिर डॉन कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट सिचुएशन। तो फिर डॉन पूछता है कि ये तो हुई लोगों की बात, तो वो जो पांचवी घनत्वता का जो था, प्याज लहसुन जो भी था, तो उनका प्यादा, तो उसका क्या हालचाल है, उसके हालात क्या है हमारे साथी के? तो रा जवाब देता तो है, राव जवाब देता है द पीरियड विच यू मे कॉल क्राइसिस रिमेन्स। मतलब जिसको तुम ये बोलते हो ना कि कार्ला के ऊपर ये जो हमला और ये जो क्राइसिस की एक जो सिचुएशन आ गई है, कह रहे वो अभी भी बना हुआ है उसके ऊपर, वो अभी भी उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो डॉन कहता है कि आप मुझे बताओगे किस तरह की मुसीबत आई है और किस तरह के अटैक हो रहे हैं? तो रा कहता है द पोलैरिटी ऑफ योर कंपेनियन इज अप्रोचिंग द क्रिटिकल पॉइंट एट विच द एंटिटी शेल चूज ईदर टू रिट्रीट फॉर द नंस एंड लीव एनी ग्रीटिंग्स टू फोर डेंसिटी मीनियंस टू और लूज पोलैरिटी। अरे वाह। The only other potential is that in some way this group might lose polarity, in which case your companion could continue its form of greeting। वो कह रहा है इस वक्त उसकी सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी है, ये जो प्यादा है जो तो पांचवी घनत्वता नेगेटिव का प्यादा है, मतलब चौथी घनत्वता वाला प्यादा है, कह रहा है उसके साथ कुछ ऐसा हो गया है कि अब वो उस ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुका है जहां सिचुएशन हो चुकी है उसके लिए क्रिटिकल, क्योंकि तुम लोग अपने रास्ते से हट नहीं रहे हो और वो अपनी पूरी ताकत लगाया जा रहा है कि तुम लोगों को हिलाना है, लेकिन तुम हिल नहीं रहे हो। कह रहे उस वजह से अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं बची है। कह रहे या तो वो पीछे हट जाए, ठीक है, मतलब एक दो ही रास्ते बचे हैं उसके पास, या तो वो ये अटैक करना और ये सारी चीजें करना हट जाए, पीछे हट जाए इस चीज से, क्योंकि तुम लोग तो एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हो इतना सब कुछ होने के बावजूद। कह रहे या तो वो हट जाए या फिर वो अपने जो चौथी घनत्वता के बाकी जितने भी मिनियंस है ना, उसके मिनियंस का मतलब यहाँ पे वो ये बोल रहा है चौथी घनत्वता के बाकी जितने भी है ना उनको उनकी मदद लेके किसी तरीके से तुम लोगों को परेशान करे ताकि तुम लोग की पोलैरिटी नीचे चली जाए, मतलब दूसरों की सेवा का भाव नीचे चला जाए किसी तरीके से। कह रहा है कि फिर उसके बाद वो कह रहा है द ओनली अदर पोटेंशियल इज दैट इन सम वे दिस ग्रुप माइट लूज नहीं, पोलैरिटी इन विच वहां केस। पे उसने एक हाँ मिनट उसने ये बोला कि उसकी हालात उसके ऐसे हैं कि या तो वो पीछे हट जाए, और जो भी परेशान करना है कार्ला को, वो जैसे उसके जो प्यादे हैं चौथी घनत्वता के, वो पांचवी का है, तो उसके जो चौथी घनत्वता में प्यादे हैं उनको बोले कार्ला को परेशान करने के लिए, या वो अपनी पोलैरिटी सर्विस टू सेल्फ वाली खो दे, लूज पोलैरिटी, मतलब वो अपनी पोलैरिटी खो के सर्विस टू अदर्स की तरफ आ जाएगा। अगर उसने ये नहीं किया हाँ तो उसके हालात मतलब ऐसे हाँ हैं कि उसके पास चॉइस ये दो ही बची हैं। अब आगे आप बोलो। हाँ। इसके बाद फिर उसने एक चीज और की है, कह रहे कि तुम्हारे ग्रुप की पोलैरिटी यानी ये जो दूसरों की सेवा के भाव की जो पोलैरिटी है, जो झुकाव है, कह रहे इसके नीचे आने का केवल एक ही तरीका है उसके पास करने का, कि तुम वो जो तुम्हें आके जो परेशान करता है ना, तुम उससे परेशान होके पीछे हट जाओ, बस यही एक तरीका है उसके पास, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है। इस तरीके के ग्रीटिंग्स वो तुम्हें देगा। ग्रीटिंग का मतलब ये है कि वो आएगा तुम्हारे तुम्हारे आके बीच में तुम लोगों को परेशान करेगा और तुम उससे परेशान होना शुरू हो जाओ ये वो और तुम रुक जाओ। यही एक तरीका है उसको तुम लोगों को रोकने का हम्म या तुम्हारी पोलैरिटी नीचे लेके जाने का। उसने ये भी कहा है कि उसके अलावा एक चीज ये हो सकती है कि
तुम्हारे ग्रुप की पोलैरिटी अगर चली जाती है, इन सम वे दिस ग्रुप माइट लूज पोलैरिटी, तब जाके वो आके तुमसे दोबारा बात कर सकता है, वरना वो नहीं कर पाएगा। हाँ तो डॉन कहता है, इन द लास्ट सेशन यू हैड मेंशन द प्रॉपर्टीज प्रेसिपिटेटिंग फ्रॉम द वेलिंग ऑफ द माइंड, द फर्स्ट बीइंग विजनिंग, एनविजनिंग और फार सीइंग। वुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दैट? वो कहता है कि पिछले सेशन में आपने दिमाग पे जो पर्दा लगा है, प्रेसिपिटेटिंग, पर्दा लगने की वजह से जो हालात पैदा हुए या जो जो कुछ हुआ उसके बारे में, या करने की जो जरूरतें पैदा हुई उसके बारे में आपने तीन चीजों के बारे में बताया। एक तो देखना, मतलब इमेजिन करना, दिन में जैसे सपने देखता है इंसान, विजन। एक एनविजनिंग, और जानबूझ के आंखें बंद करके देखने की कोशिश करना, और एक फारसिंग मतलब दूरदर्शिता। तो इन तीनों रिमोट चीजों के, अब तीनों चीजों के, अभी उसने वो वर्ड यूज नहीं किया, सो डोंट यूज दैट वर्ड। वो आगे। मैम फार का मतलब रिमोट व्यूइंग ही होता है। ठीक है, ठीक है, तो वो कहता है कि आप इसका मतलब समझाएंगे? हाँ, तो यहाँ पे रा कहता है योर लैंग्वेज इज नॉट ओवर स्ट्रून विद नॉन इमोशनल टर्म्स। एक मिनट, योर लैंग्वेज इज नॉट ओवर स्ट्रून विद नॉन इमोशनल टर्म्स फॉर द फंक्शनल क्वालिटीज ऑफ व्हाट इज नाउ टर्म्ड द अनकॉन्शियस माइंड। द नेचर ऑफ माइंड इज समथिंग दैट वी हैव रिक्वेस्टेड दैट यू पॉन्डर। However, it is, shall we say, clear enough to the casual observer that we may share some thoughts with you without infringing upon your free will teaching experiences. कह रहे तुम्हारी भाषा में ना, मतलब कुछ ऐसी है, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि नॉन इमोशनल है, मतलब उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। ठीक है, मतलब उससे आप भाव प्रकट नहीं कर सकते किसी चीज का। नहीं, कह रहे उसने कि कहा कि और तुम्हारी भाषा में ऐसा नहीं है, उसमें नॉन इमोशनल नहीं तो बोल टर्म्स रहा है हूँ। नहीं, इज नॉट ओवर स्ट्रून। आप एक्सप्लेन करना इसको, क्या कहना चाह रहा है ये? वो कहता है योर लैंग्वेज इज नॉट ओवर स्ट्रून विथ नॉन इमोशनल टर्म्स, तुम्हारी भाषा में जो वो शब्दावली है ना जिसमें भावना नहीं है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, फॉर द फंक्शनल क्वालिटीज ऑफ व्हाट इज नाउ टर्म द अनकॉन्शियस माइंड। मतलब के तुम जब दिमाग की बातें करते हो, मन की बातें करते हो, उसमें सिर्फ तुम्हारे जज्बात और भावनाएं उसी के बारे में बात करते रहते हो। लेकिन जो अवचेतन मन के बारे में जो मैं समझाना चाहता हूं, या उसके काम करने के तौर तरीके के बारे में मैं जो समझाना चाहूं, तो उसमें तुम्हारी भाषा में इतने शब्द ही नहीं है, ये कहा उसने। ठीक है, कहता है कि आगे इसके आगे वो कहता है, आगे कहता है कि ये जो दिमाग है ना, इसकी जो नेचर है, मतलब ये जो सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं, रूट ऑफ द माइंड कह लो या अवचेतन मन कह लो, कह रहे इसकी जो नेचर है वो कुछ इस तरीके की है जिसको तुम्हें सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मतलब पॉन्डर मतलब उसके बारे में कंटिन्यूसली सोचना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है अवचेतन मन। कह रहे हालांकि हम तुम्हें ये कहेंगे कि एक कैजुअल तरीके से, मतलब एक नॉर्मल तरीके से, ऐसी होता है ना कैजुअल, मतलब कि एक नॉर्मल स्वाभाविक तरीके से अगर तुम देखोगे उसको, तो हम तुम्हें कुछ मतलब थॉट, कुछ सोच बता सकते हैं अपनी, बिना तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन किए, ताकि तुम सीख और सिखा सको। ठीक है, उसके बेसिस के ऊपर हम तुम्हें बता सकते हैं, अगर कैजुअल तरीके से तुम जानना चाहते हो तो। वो कहता है द नेचर ऑफ द अनकॉन्शियस इज ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट रादर देन वर्ड। Consequently, before the wailing, the use of the deeper mind was that of the use of unspoken concept. Very good. You may consider the emotive and connotative aspects of a melody. One could call out in some stylized fashion the terms of for the notes of the melody. बहुत बढ़िया बात। एक मिनट, ये you may consider the emotive and connotative aspects of a melody. One could call out in some stylized fashion the terms of the notes of the melody. बिल्कुल। One could say a quarter note A, a quarter note A, a quarter note A, whole note F. Very good. This bears little resemblance to the beginning of the melody of one of your composer's most influential melodies that known to you as symbol of victory. तो यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना मैम, यहाँ पर वो ये कह रहा है कि देखो, ये जो दिमाग, ये जो तुम्हारा अवचेतन मन है ना,
वो उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो काम है ना, उसको उसके कॉन्सेप्ट को तुम ऐसे नहीं समझ सकते, मतलब शब्दों में नहीं समझा जा सकता उसको। कह रहे इसी वजह से कॉन्सिक्वेंटली बोल रहे हैं, कह रहे इसी वजह से ये जो पर्दा लगा हुआ है ना, ये डीपर माइंड के अंदर, मतलब दिमाग के मतलब तुम्हारे जो मेन दिमाग, जो आगे का चेतन मन, अवचेतन मन, इसके बीच में ये जहाँ पे लगा हुआ है ना, उसकी वजह से ये एक अनस्पोकन कॉन्सेप्ट है। मतलब आप मुँह से नहीं बता सकते कि उसके अंदर क्या है, क्या नहीं है। कह रहा पर्दा है लगने इसके से अंदर पहले, बिफोर द वेलिंग, पर्दा पर्दा लगने से लगने से पहले। हाँ, हाँ, बिफोर द वेलिंग, मतलब आप उस टाइम पर बता नहीं सकते थे ये। उस टाइम पर इसको इमोशन से और कॉनोटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेलोडी कह रहा है, उस वक़्त पर इसको इमोशंस और मेलोडी यानी म्यूज़िक की तरीके से इसको किया जा सकता था। यानी यहाँ पे टेलीपैथी की बात कर रहा है ये। उस हम्म ज़माने के लोग टेलीपैथी से बात किया करते थे, ना कि हम्म वो मुँह से, शब्दों से बात किया करते थे, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ही आपस में कनेक्टेड होते थे। जब हम्म सबकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में पर्दा ही नहीं है, तो हाँ मतलब आपका रूट ऑफ द माइंड से डायरेक्ट बात कर सकता है। इसका मतलब वो टेलीपैथी से बात किया करते थे। तो यहाँ हम्म पे वो कह रहे हैं कि तुम इसको जैसे म्यूज़िक होता है ना, उसकी तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो अगर तुम एक म्यूज़िक का एक इंस्ट्रूमेंट उठाते हो, उसके अंदर एक क्वार्टर नोट ए बजाते हो, मतलब आपने बजाया फिर दोबारा बजाया फिर दोबारा बजाया फिर आपने बजा दिया होल नोट एफ, यानी ऐसे करके बजाया तो ऐसे करके अगर तुम बजाते हो, तो ये एक एक मेलोडी सी बनती है, ठीक है? और कहते हैं कि ये जो मेलोडी है ना, ये कम ही मतलब रिज़ेम्बल करती है, जैसे तुम्हारे यहाँ के म्यूज़िक कंपोज़र होते हैं ना, जो म्यूज़िक बनाते हैं, और लेकिन उनमें से भी तुम्हें मिल जाएगी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मेलोडीज़, मतलब अगर तुम नोटिस करोगे, तुम्हारे यहाँ पे एक एक मेलोडी है जिसका नाम है सिंबल ऑफ विक्ट्री, ठीक है? मतलब एक एक म्यूज़िक का पीस है जिसको बोलते हैं म्यूज़िक ऑफ विक्ट्री। अगर आपको कहीं मिले तो आप लोग ढूँढ लेना, आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर भी अगर आप नोटिस करोगे ना, तो उसके अंदर आपको इस तरीके का ही मिलेगा, जैसे एक चीज़ कोई रिपिटिटिव पैटर्न चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर कोई रिपीट हो रही है चीज़। तो जैसे ये हुआ अब आप किसी के दिमाग में अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेज रहे हो टेलीपैथी के थ्रू, तो इस तरीके से मेलोडियस तरीके से ही एंटर करती है उसके अंदर। इस तरीके की नेचर है उसकी। वो ऐसा नहीं है कि आपने कोई शब्द सोचा तो सामने वाले के दिमाग में शब्द जाएगा। 2 चीज़ें जा सकती हैं, या तो कोई इमेज जा सकती है या कोई मेलोडी जा सकती है। मतलब कोई चीज़ अगर आपके दिमाग में, आप जैसे आप गिनी मैम, अगर मैं बोलूँ गिनी, तो अगर मेरे को गिनी मैम से टेलीपैथिकली बात करनी है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा गिनी, मैं ऐसे बोलूँगा गिन्नी, तो वो एक मेलोडी सी बन जाएगी। जब वो मेलोडी बनेगी ना, तो टेलीपैथिकली वो दिमाग के अंदर एंटर करनी ज़्यादा आसान है, रादर देन गिन्नी बोल दूँ मैं। क्योंकि गिन्नी का रियलिटी में कोई मतलब है नहीं। रियलिटी मतलब नाम हमारे यहाँ पर तो हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को आदत है। लेकिन एक म्यूज़िकल नोटेशन जिस तरीके से फ्लो करती है ना, उसका मतलब अलग निकलता है। तो यहाँ पे कह रहा इसीलिए है गाने जल्दी याद हो जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट, बहुत सही बात बोली आपने। तो यहाँ पे वो कह रहा है दिस इज़ द नेचर ऑफ द डीपर माइंड। देयर आर ओनली स्टाइलाइज्ड मेथड with which to discuss its function. Thusly, our descriptions of this portion of the mind, as well as the same portions of body and spirit, were given terms such as far seeing, indicating the nature of penetration of the veiled portion of the mind may be linked unto the लाइक इट। journey too rich and exotic to contemplate. Adequate describing thereof. मैम ये वाला पार्ट आप बता दोगे? हाँ, और इसके ऊपर जो आपने ये बारे में बताया ना म्यूजिक के बारे में, इफ यू डोंट हम्म, माइंड, मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूंगी। आपने सही बोला कि जो सबकॉन्शियस माइंड हम्म, होता है, सबकॉन्शियस माइंड में दो चीजें बहुत जल्दी बैठते हैं। एक तो एक तो हो गई इमेजरी, और एक हो गया साउंड। यही वजह से, करेक्ट, लेट मी शो समथिंग, इसी वजह से पहले बच्चों को ए बी सी डी सिखाते थे, जो कि गलत था। सही तरीका था ए फॉर आ, बी फॉर ब, सी फॉर क, डी फॉर ड। तो इसको बोलते हैं फोनेटिक्स। ये मैंने तब सीखा जब मेरा बड़ा बेटा छोटा था। तो मैं क्या करती थी, 5 महीने का था वो, तो मैं उसके लिए वो प्लास्टिक कोटेड बुक्स होती है ना, जिसके अंदर
एनिमल्स के नाम, नंबर्स, अल्फाबेट्स। तो मैं क्या करती थी, वो उसको ऐसे दिखाती रहती थी, ऐसे ऐसे, लिटरली इतनी फास्ट मैं उसको दिखाती थी। 2.5 साल का वो जब हुआ, सारी बुक्स उसको मुंह जुबानी याद थी, मतलब आप नाम लो और ऐसे उंगली रखता था वो। एंड उसके एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट आ गया था। मैं ये अपनी पढ़ाई नहीं कर रही, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनको ए फॉर एप्पल मत सिखाओ, ए फॉर अ सिखाओ। फोनेटिक्स बोलते हैं उसे और इमेजरी बोलते हैं। कभी भी अगर आप, बिल्कुल। ये लोग फिल्म्स क्यों बनाते हैं, फिल्मों में गाने क्यों बनाते हैं, इसलिए कि, और फिल्म्स के अंदर अब तो हमें पता चल गया है कि बहुत सारी फिल्म्स और टीवी, स्पेशली न्यूज, म्यूजिक, एड्स के जिंगल्स होते हैं। सीधे तरह से भी तो ऐड दिखा सकते हैं। ये क्यों होते हैं? ताकि ये आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाए, हर 5 मिनट 15 मिनट में ऐड बजेगा, निरमा निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। आज तक नहीं भूले इतने सालों में, याद है, सबको याद है। क्यों? क्योंकि म्यूजिक और इमेजरी जो होती है वो दिमाग में ऐसे बैठती है। तो इसीलिए पुराने जमाने में लोग इमेजरी से और साउंड लेवल से बात करते थे। जैसे आमतौर पे बोला जाता है कि चक्र जो होते हैं हमारे, उसके बीज मंत्र हैं लम, वम, हम, यम, हम, रम, इस तरह है। एक्चुअल में उनके साउंड्स भी जो हैं, जो उससे भी गहरे जो मंत्र हैं, आ, आ, इस तरह के साउंड्स हैं चक्र के। अगर आप कुछ प्रॉपर साउंड है जो मैंने कहा, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दे रही थी, अगर वो करेंगे तो वो चक्र पे ज्यादा असर करते हैं। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉइंट पा ने बोला और ये आया बीच में, तो इसलिए मैं ये थोड़ा समझाना चाहती थी। वो ये कह रहा है, दिस इज द नेचर ऑफ द डीपर माइंड, जो तुम्हारा कॉन्शियस माइंड है, जो मैं पहले काफी सारे सेशंस में कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में दिखा चुकी हूँ, पिक्चर्स भी दिखा चुकी हूँ। तो तुम्हारा जो दिमाग है ना, जो अंदर का दिमाग है, उसका ये स्वभाव है। There are only stylized methods with which to discuss its functions. इसके जो कार्य हैं, जिस तरह से ये कार्य करता है, वो एक तौर तरीके हैं, एक मंझे हुए तौर तरीके हैं, और उनका एक तरीका है जो है, तो वो उसी तरह से काम करता है। जैसे अगर वो इमेजरी, कुछ लोग होते हैं जिनको स्कूल में जाएंगे ना, उनको किताब खुद पढ़ने से ज्यादा समझ में आता है। कुछ लोग होते हैं उनका दिमाग तब ज्यादा ग्रैस्प करता है जब सामने टीचर बोल रही होती है। कुछ लोग होते हैं वो अलग तरीके से सीखते हैं। तो हर एक का दिमाग अलग होता है और दिमाग के तरीके, तौर तरीके अलग होते हैं दिमाग के काम करने के। तो हमारा जो, हम जो तुम्हें बताएंगे इस दिमाग के बारे में, हम जैसे समझाएंगे तुम्हें, या दिमाग के साथ शरीर या आत्मा के बारे में हम जिस तरह से भी तुम्हें समझाना चाहेंगे, तो हम उसे, ये शब्द बोलते हैं फार सीइंग। जैसे पा ने बोला, फार सीइंग मतलब दूरदर्शिता। दूरदर्शिता को दूसरे शब्दों में रिमोट व्यूइंग भी बोलते हैं। और वो रिमोट व्यूइंग आमतौर पे हर इंसान में पहले से मौजूद होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका पर्दा और गहरा होता जाता है, क्योंकि बहुत सारे मान्यताएं उनके दिमाग में बैठती जाती हैं। बिलीफ सिस्टम्स जितने आपके दिमाग में बैठेंगे और आपके, आप मानने लग जाओगे कि नहीं ऐसा करो तो ऐसा ही होता है, उतना पर्दा वो और मोटा होता जाएगा। और ये जो रिमोट व्यूइंग होती है, ये आप अपना पीनियल ग्लैंड जो है उसको जितना खोलोगे, एक्टिवेट करोगे मेडिटेशन के द्वारा या रिमोट व्यूइंग की प्रैक्टिस के द्वारा, उतना जल्दी ये खुलेगा। कुछ लोगों में ये पैदाइशी होता है, जैसे साइकिक हीलर्स होते हैं, साइकिक रीडर्स होते हैं। जैसे हम लोग टैरो करते हैं, या कई बार मैं टैरो न्यूमरोलॉजी करते हुए, मतलब मैं जानबूझ के नहीं बोलती, पर मेरे मुंह में ऐसे होता है कि मुझे ये दिख रहा है, तो वो मेरे मन में कहीं ना कहीं एक इमेज उठ रही होती है कि ऐसा होगा या हो रहा है। तो उसको रिमोट व्यूइंग बोलते हैं। इंडिकेटिंग, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी सीख सकता है।
indicating that the nature of penetration of the veil portion of the mind may be likened unto the journey too rich and exotic to contemplate adequate describing thereof. इसका कहने का अर्थात ये है, या उसका पर्याय कहने का ये है कि उस पर्दे को भेदने के, उसमें छेद करके भेदने के बोलो, या उसको फाड़ के भेदने के बोलो, या उसके अंदर पर्दे को हटा के उसमें घुसने के बोलो, दिमाग के उस हिस्से में घुसने के लिए, घुसने का एक एक सफर है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, ऊपर के दिमाग से अंदर के दिमाग में जा रहे हो। वो जो सफर है वो इतना रिच को अमीर नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिच एंड एग्जॉटिक, मतलब वो इतना सुंदर है, मूल्यवान है, इतना मतलब उसकी कोई कीमत ही नहीं है। वो अगर एक इंसान वो सफर तय कर लेता है तो उसके उसको उसकी तारीफ करने के शब्द भी कम पड़ जाएं, ये कह रहा। उसके बाद मैम डॉन आपकी कहता आवाज कट गई है क्या, नहीं आपकी सुनाई आवाज दिया कट रही है आपको? बार बार। कट रही है? हाँ आप पता नहीं, आपके यहाँ कट रही हो तो पता नहीं। ठीक है, देखते हैं तो। पर आपको, आपने पता नहीं, सुना ना नेटवर्क पूरा तो मैंने क्या मेरा तो कहा? ठीक ही है। आपने सुना ना मैंने सुना क्या बट कहा पता पूरा? नहीं वो रिकॉर्ड हुआ होगा प्रॉपर्ली या नहीं। हाँ, तो वो मैं पूरा बाद में नहीं चेक सुन पाए ना, कट चेक कट कर के आया। लूंगी, मैं बाद में चेक कर लूंगी। ठीक है ठीक है। तो फिर उसके ठीक है। बाद डॉन उसको पूछता है कि आपने कहा था कि जो सपने होते हैं, if made available to the conscious mind will greatly aid in polarization। अगर सपने अगर जागते दिमाग, या आपके जैसे, हम कई बार होता है ना, आमतौर पे सपने याद नहीं रहते, लेकिन जो याद रह जाते हैं उसके बारे में ये बोल रहा है। या अगर इंसान को जागते में अगर वो सपने देख सके, कई बार इन लोगों को जागते में विजन्स आते हैं, तो वो एक तरह से सपने होते हैं। अगर वो सपने कॉन्शियस माइंड को दे दिए जाएं तो ध्रुवीकरण में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो क्या आप सपनों के बारे में मुझे समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि वो किस तरह से ध्रुवीकरण में मदद कर सकता है, और वो आप असल में क्या समझाना चाह रहे हो, क्या होते हैं सपने? क्या मुझे इस बारे में बताओगे? पा ध्रुवीकरण का मतलब यहाँ पर ये है कि झुकाव या तो सर्विस टू सेल्फ की साइड में या फिर सर्विस टू अदर्स की साइड में। ठीक हाँ है। हाँ हाँ यहाँ पे रा कहता है ड्रीमिंग इज एन एक्ट। मैं बहुत अच्छा जवाब दिया है, इसने बहुत कुछ सीखने के लिए है इसके अंदर। वो कह रहा है ड्रीमिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू द वेल ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड एंड द कॉन्शियस माइंड। द नेचर ऑफ दिस एक्टिविटी इज होली डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन रिगार्डिंग द एनर्जी सेंटर ब्लॉकेजेस। अच्छा, एक्टिवेशंस एंड क्रिस्टलाइजेशंस ऑफ अ गिवन माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो सपने आते हैं ना, इन सपनों के बीच में ये जो कार्य चल रहा होता है वो ये चल रहा होता है कि आपका जो अनकॉन्शियस माइंड यानी आपका रूट ऑफ द माइंड, मतलब अवचेतन मन, और जो आपका चेतन मन है, चेतना वाला जो मन है, मतलब दिमाग है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन, इन दोनों के बीच में बात हो रही होती है उस टाइम पे, क्योंकि आप सो चुके होते हो, वो पर्दा हट जाता है, बेसिकली गिर जाता है नीचे, क्योंकि आप कॉन्शियस नहीं हो। जब आप कॉन्शियस, आप जागे हुए हो, अवेयरनेस में हो, तो वो पर्दा फिर लग जाएगा, लेकिन उस टाइम पे इन दोनों के बीच में बात होनी शुरू हो जाती है। कह रहा है और इसकी नेचर कुछ इस तरीके की होती है, इनकी बात आपस में कुछ इस तरीके की होती है कि वो ये बता रहे होते हैं एक दूसरे को कि आपकी जो चक्रास है, जो आपके एनर्जी सेंटर हैं, उनमें कहाँ-कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, या कहाँ-कहाँ एक्टिवेशंस हुई हैं, या कहाँ-कहाँ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कहाँ-कहाँ चमक आ चुकी है, अब क्रिस्टलाइजेशन हो चुकी है। किसी भी व्यक्ति के लिए ये एप्लीकेबल है। जब सपने आपको आ रहे होते हैं ना, ये आपको सपनों के अंदर, ये आगे बता रहा है, अभी मैं बता ही देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। कह रहे हैं इन 3 चीज़ों के ऊपर बात चल रही होती है, सपनों के अंदर आपस में। हम लोगों को तो लगता है कोई इमेज चल रही है, कुछ चल रही है, लेकिन वहाँ पे 3 चीज़ों के ऊपर बात चल रही होती है आपस में। या तो आपके उसके अंदर ब्लॉकेज है, यानी गाँठ लगी हुई है कहीं, या एक्टिवेशन, यानी कोई चक्र खुल गया, या फिर क्रिस्टलाइज़ेशन, यानी कोई चक्र अपनी वो, जैसे वो बताए थे ना, उसने फ्लावर्स बताए थे कि या तो कोई रोज़ के जैसा बन जाएगा, या कोई जैसे हार्ट चक्र है, वहाँ पे जाके एकदम कमल के फूल के जैसा हो जाएगा वो, क्रिस्टलाइज़ेशन हो जाएगी वहाँ पे। तो आगे वो बोलता है, इन इन वन हू इज़ ब्लॉक्ड,
at 2 of the 3 lower chakra lower energy centers, dreaming will be of value in the polarization, in that there will be a repetition of those portions of recent catalysts as well as deeper held blockages, thereby giving the waking mind clues as to the nature of these blockages and hints as to possible changes in perception which may lead to the unblocking. कहता है यदि हम्म किसी व्यक्ति के चक्रों के अंदर कहीं पे गांठ लगी हुई है, नीचे के 3 चक्रों में कहीं पर भी अगर गांठ लगी हुई है, तो ये जो सपने होते हैं ना, ये रिपीट हो के आपको, जैसे मान लो कोई सपना है, रिपीट हुए चले जा रहा है, तो एक्चुअली में वो रिपीट इसलिए हो रहा है, क्योंकि वो आपका माध्यम बता रहा है उस वक़्त आपको। बार-बार आपको आपका माध्यम याद दिला रहा है कि आपका माध्यम ये है, आपका माध्यम ये है। तो एक तरीके से जो अंदर जो एकदम टाइट गाँठ लगी होती है ना, उस गाँठ की टाइटनेस की वजह से, मतलब इतनी टाइट लगी होती है वो, ये माध्यम बार-बार आता रहेगा कि नहीं ये माध्यम लगाओ जल्दी ताकि ये खुले, माध्यम लगाओ जल्दी ताकि ये खुले। कह रहे इसीलिए वो जो आप जब आप जाग जाते हो, तो आपके जागने के बाद वो आपके उस जागते हुए दिमाग को क्लूज़ या कह लो हिंट दे रहा होता है कि भाई ये सपना आ रहा है बार-बार तो क्यों आ रहा है मुझे? कुछ लोगों के साथ होता है ना, कोई सपना बार-बार रिपीट होता रहता है उनके साथ। तो कह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो उस सपने के ऊपर आपको सोचना चाहिए, सपना मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? अगर आपने उस सपने से कुछ सीखा, तो आपका एक परसेप्शन बनेगा, यानी आपकी एक सोच बनेगी, ठीक है? उस सोच की वजह से आपके अंदर हो सकता है कोई बदलाव आए। अगर वो बदलाव आएगा, तो उसकी वजह से वो चक्र जो है आपका अनब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए नजरिया। मैं आप लोगों को नज़रिया भी आपका बदलेगा, क्योंकि चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा ना, लेकिन हम जनरली अपने सपनों के ऊपर ध्यान देते नहीं हैं। और अगर हम अपने सपनों के ऊपर ध्यान इसलिए कहते हैं, जब आप सो के उठो तो आपके आस-पास एक डायरी होनी चाहिए कि सुबह उठते ही आपको जो याद आ रहा है उसमें लिख लो, ताकि आपको पता रहे कि हाँ, मुझे ये सपना आया है रात में। और वो जैसे आप बता अच्छा। रहे थे कि नहीं मैं मुश्किल से 4 से 5 मिनट के लिए मेरे ख़्याल में याद रहता है ये, कोई भी सपना जब वो हाँ, सो के उठते हैं। तो 7 अगर मिनट। आपने उसको लिख लिया, हाँ, 7 मिनट, तो अगर आपने उसको लिख लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कौन से चक्र के अंदर ब्लॉकेज है। अगर आपको चक्रास की नॉलेज हो, जो कि अभी पिछले सेशंस में गिनी मैम ने बड़े अच्छे से समझाया है। तो अगर आप उनसे रिलेट करके देखोगे ना, ओहो! तो आपको पता चल जाएगा, ओहो! मेरे इस चक्र के अंदर ब्लॉकेज है। इस सपने के अंदर मुझे ये चीज़ बताई जा रही है कि मुझे इस डायरेक्शन में सोचना है, यानी नज़रिया बदलना है अपना। नज़रिया बदलेगा तो आपका एक्शन ही बदल जाएगा। एक्शन बदल गया तो आपकी ब्लॉकेज खुल जाएगी। ऐसे हो जाता है। फिर आगे वो बोलता है, this type of dreaming or communication through the veiled portions of the mind occurs also with those mind body spirit complexes which are functioning with far less blockage and enjoying the green ray energy activation or higher activation. At those times at which the mind body spirit complex experiences catalyst momentarily reblocking or baffling or otherwise distorting the flow of energy influx. कह रहा है कि इस तरीके के सपने उनको भी आ सकते हैं, मतलब उनका भी इस तरीके का हो। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनका ग्रीन चक्र जो है ना, उसके अंदर जो ब्लॉकेज है, वो बहुत कम है। इतनी नहीं है कि इतनी ज़्यादा। और या ये भी हो सकता है कि हायर लेवल के चक्र हैं, वो भी ओपन हो गए हों। ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ग्रीन चक्र में हो सकता है कि कम ब्लॉकेज हो और हायर चक्र में ज़्यादा मतलब खुल गए हों। कह रहा है उस टाइम पर भी ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति के साथ कि वो जो माध्यम एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब जो माध्यम उसके द्वारा उसको पता चल रहे हैं, ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए कुछ कुछ मतलब एक छोटे से क्षण के लिए या कुछ टाइम के लिए उसके अंदर दोबारा ब्लॉकेज कर दे, मतलब दोबारा गांठ लग जाए या वो कंफ्यूज हो जाए वो चक्र, ठीक है। ताकि उसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जो चक्रों का जो ऊर्जा का जो फ्लो है, मतलब जिस तरीके से ऊर्जा बहती है उसकी उसके ऊपर भी उसका फर्क पड़ जाए, ये भी हो सकता है। दोनों केसेज़ उसने बता दिए कि आपको दोनों तरीके से सोचना है। अगर आप एक्शन ले रहे हो और उससे खुशी मिल रही है, तो आप समझ लेना आपका चक्र ओपन हो रहा है। लेकिन आपने वो एक्शन लिया, उसकी वज़ह से आपको दुःख-तकलीफ़ें ज़्यादा हो रही हैं, तो इसका मतलब आप मोमेंटरली वो ब्लॉक होता चला जा रहा है आपका। तो आपको वहाँ पे उस दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि उस जो सपने में आया, उस चीज़ से आपने क्या सीखा? उसको आपने अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट किया, मतलब उसको लागू किया। लागू करने के बाद अगर उसको उससे आपकी चीज़ों को बेनिफिट हो रहे हैं, फ़ायदे हो रहे हैं, खुशी मिल रही है, तो इसका मतलब धीरे-धीरे आपके चक्रास ओपन हो रहे हैं। लेकिन अगर खुशी नहीं मिल रही है, दिक्कतें आ रही हैं और मुश्किलें हो रही हैं या आप इरिटेट हो रहे हो या कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब ब्लॉकेजेज़ होनी शुरू हो रही हैं उसके अंदर। दोबारा ब्लॉकेज शुरू हो रही है आपकी उसके अंदर। फिर वो आगे मेरा यहाँ कहता है एक सवाल है कि आम हाँ, तौर पे सपने जो होते हैं ना, दे डोंट मेक सेंस। हाँ,
मतलब वो ऐसे ऊल मैम देखो झलूल होते सेंस तो हैं बनानी पड़ती है ना। कि एक मिनट मुझे बात पूरी करने दो। मैम जब आप हम्म। बहुत बार ऐसी चीजें आती हैं सपनों में जो जिनका समझ में नहीं आता, तो फिर उसका कैसे पता चले? जैसे आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, जैसे कोई सफेद शेर आ गया, हम्म। हाथी आ गया, सांप बहुत सारे हम्म। आ गए, या पानी आ गया, हाँ। बाढ़ आ गई, या आप किसी को मतलब निर्वस्त्र देख रहे हो, या मुझे कई बार ऐसे बहुत सारे सपने आए हैं वेर आई हैव सीन अ लॉट ऑफ शिट लाइंग अराउंड। तो अच्छा why would I get something like that in a dream? मुझे how do you decode these dreams is my question. देखो मैम जैसे शेर और ये सारी चीजें है ना, ये अगर आप एसोटेरिक कुछ बुक्स होती है, आपको तो खैर नॉलेज होगी इन चीजों की। अगर आप देखो टैरो के अंदर, टैरो को अगर आप रेफर करोगे ना उस चीज के लिए, यार मुझे शेर दिखा सफेद क्यों, टैरो को रेफर कर लो, आपके पास तो ये नॉलेज है भी। मैं उन लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है जिन लोगों के पास ये नॉलेज ना हो। तो अगर उनके पास दिक्कत हो, उनको इस तरीके के कोई सपने आए, तो वो आपको रेफर कर सकते हैं कि मैम मुझे इस तरीके का सपना आया। अब आप उसके लिए उसको चार्ज भी कर सकते हो, नहीं भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी लाइवलीहुड है। अरे लेकिन ये मुझे इन चीज़ों से अगर आप रिलेट करके देखोगे ना, तो ये आपको बेटर ज़्यादा समझ में आएगा। और दूसरी चीज़ जैसे आप कह रहे हो कि लॉट ऑफ शिट लाइंग अराउंड, इसका मतलब आस-पास इतनी कूड़ा करकट है कि आपको उससे दूर हटने की ज़रूरत है। हम्म, आप कोई कोई एक लॉजिकल रीज़निंग भी अगर पता है आप लगाते हो कि यार इतनी प्रॉब्लम शिट क्या है? आस-पास है। प्रॉब्लम क्या है हमारे हिंदुस्तान में? हर धर्म, हर जाति, हर स्टेट में हर चीज के अलग अलग मतलब है। जैसे सांप सपने में देखने के बहुत सारे मतलब हैं, पानी सपने में देखने के बहुत सारे मैम मतलब हैं। आपको आपको उन चीज़ों में घुसने की ज़रूरत ही क्या है, जब आपको टैरो की इतनी अच्छी खासी नॉलेज है तो? अरे आप आप टैरो में समझ ढूँढो नहीं ना रहे अपने हो। आप। एक एक हाँ। मिनट, आप समझ नहीं रहे हो। यहाँ पे रा बोल रहा है कि आप जो सपने में देखते हो उसका ताल्लुक आपके चक्रों से होता है। तो इन सारी चीजों का ताल्लुक मेरे कौन हाँ। से चक्र से है, मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ। अब देख लो, मान लो ब्लॉकेज अगर आपकी, मैम देखो ये लंबा खिंच जाएगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, चलो बाद ब्लॉकेज में किस बात चक्र में करेंगे। कैसी है। बाद में बात हाँ, इसको करेंगे, बाद यू में कर लेंगे। कंटिन्यू विद दिस। हाँ। पहले देख लेते हैं, हो सकता है वो आगे कुछ बता ही रहा हो। ठीक है। हाँ। तो हाँ। उसके आगे वो कहता है देयरफॉर इन ऑल केसेस इट इज हेल्पफुल टू अ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स टू पॉन्डर द कंटेंट एंड इमोटिव रेजोनेंस ऑफ द ड्रीम। तो वो कह रहा है कि इसीलिए इसलिए कहते हैं कि जो सपने होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो सपने देखता है, जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि उनको लिख लो, सपनों को उठते ही लिख लो। अगर आपने लिख लिए ना वो सपने, तो वो ये यहीं पे यही कह रहा है कि उन सपनों के बारे में थोड़ा सोचे अपने, और देखे कि उसकी वजह से उसके अंदर क्या इमोशनल रिस्पॉन्स आ रहा है, कि मतलब उसे इमोशनल लेवल पे कैसा लग रहा है उस सपने को। मान लो अगर एक नहीं, सपने में जैसे मेरे इमोशनल इमोटिव रेजोनेंस ऑफ ड्रीम्स का मतलब है कि उसके लिए उस चीज का क्या मतलब है, कि उसकी जिंदगी में उस चीज का उसके लिए क्या महत्व है। दैट इज व्हाट ही मीन्स बाय हाँ इमोटिव बिल्कुल, रेजोनेंस। बिल्कुल। लेकिन वहां हाँ। इमोशनल लेवल पे सोचेगा तभी तो उसको पता चलेगा ना मैम, राइट। है ना। राइट। तो फिर जी। उसके आगे वो कहता है फॉर दोज हुज ग्रीन रे एनर्जी सेंटर्स हैव बीन एक्टिवेटेड एज वेल एज फॉर दोज हुज ग्रीन रे एनर्जी सेंटर्स आर offered an unusual unblockage due to an extreme catalyst. एक मिनट, offered an unusual unblockage, unusual unblockage due to extreme catalyst such as what is termed the physical death of the self, मतलब जैसे सपने में मर जाना, और one which is beloved occurring in what you may call your near future, uh, or one which is beloved occurring in what you may call your near future. Dreaming takes on another activity. दिस इज व्हाट मे लूजली बी टर्म्ड प्रीकॉग्निशन, हाँ ठीक है, और अ नोइंग विच इज प्रायर टू दैट विच शैल ऑकर इन द फिजिकल मैनिफेस्टेशन इन योर येलो रे थर्ड डेंसिटी स्पेस टाइम। अच्छा मैम, पहले मैं इतना दूसरे के बताता हूँ। मरने की बात कर रहा है। हाँ नहीं, डेथ ऑफ द सेल्फ कह रहा है, फिजिकल डेथ ऑफ द सेल्फ, दूसरे के मरने की बात नहीं कर रहा है वो। तो वो ओ, यहाँ पे मैम बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा है, पहले मैं इतना ही क्लियर करता हूँ। वो कह हाँ। रहा है कि देखो, मान लो अगर किसी का हार्ट चक्रा एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, ग्रीन चक्रा उसका एक्टिवेट हो गया है, ठीक है, हम्म, या फिर अनयूजुअल तरीके से अनब्लॉक हो गया है, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है ना कि आप किसी के प्यार में पड़ गए, कुछ हो गया, या आपको बड़ी प्यारी प्यारी सी वो एक फीलिंग सी आ रही है, और आपका वो चक्रा एक्टिवेट है, आप बड़े अच्छे से मूड में नींद में सोए हो या कुछ है। तो ऐसे में अगर आप सोए हो और आपने
सो के या फिर आप नॉर्मली भी सो रहे हो, अगर आपका ये ग्रीन चक्र एक्टिवेट हो गया है और आपने सपने में अपनी खुद की मौत देखी है या आपने किसी ने आपके कोई चाहने वाला, ठीक है, उसको आपने देखा है नियर फ्यूचर में, कि फ्यूचर का कोई इवेंट आपको दिख रहा है, ठीक है? कि कोई अलग सा काम हो रहा है, उस फ्यूचर के अंदर आप अपने किसी बिलवड के साथ हो, कोई आपका चाहने वाला, कोई आपका अपना, आपको दिख रहा है उसके अंदर और आपको ऐसा लग रहा है यार फ्यूचर की कोई चीज़ सी लग रही है कि मेरे को यार ये कुछ बताना चाह रहे हैं। तो उस केस में वो एक तरीके से प्रीकॉग्निशन चल रही होती है, उसको ये पता चल रहा होता है कि आगे फ्यूचर में ये चीज़ ऐसी होने वाली है, अपनी या उसके अपने साथ किसी किसी अपने की, डेथ ऑफ द या सेल्फ अपने या और वन विच इज बिलवड, दोनों में से हाँ, किसी की भी। ठीक है ना? तब हाँ, तो हो सकता है और वो ये नहीं कह रहा है कि ऐसा होगा ही। वो कह रहा है हो सकता है कि वो चीज़ फ्यूचर में हो जाए, जो कि तुम्हारे थर्ड डेंसिटी यानी येलो रे स्पेस टाइम में जिसमें तो क्योंकि हमारा जो ऑरा है यहाँ पे इस वक़्त वो येलो रे का है, ठीक है? लेकिन प्लैनेट चला गया थर्ड उसमें फोर्थ डेंसिटी में, तो उसका ग्रीन चक्रा हो गया है एक्टिवेट। तो वो कह रहा है कि थर्ड डेंसिटी में जिसमें तुम रहते हो, ठीक है ना? उसके बारे में हो सकता है तुम्हें पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल जाए तुम्हारे सपने के अंदर, कि ऐसा तुम्हारे साथ होने वाला है या तुम्हारे किसी अपने के साथ होने वाला है या आपका कोई अपना सपने के अंदर आपको ये बोल रहा हो कि ऐसा होने वाला है, तो ऐसा कर ले। ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि उसको बचने का तरीका ये है, ऐसा कर, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कह रहा है आगे वो बोलता है, "दिस प्रॉपर्टी ऑफ द माइंड डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेसमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट इन टाइम स्पेस सो दैट द टर्म्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड पास्ट हैव नो मीनिंग।" अच्छा, "This will, if made proper use of by the mind-body-spirit complex, enable this entity to enter more fully into all compassionate love of each and every circumstance, including those circumstances against which an entity may have a strong distortion towards what you may call unhappiness." तो कह रहा है कि यदि ऐसा होता है, तो अगर तुम्हारे साथ इस तरीके की कोई चीज़ हो रही है, तो तुमको ये देखना है कि ये इस वजह से हो रही है क्योंकि जितनी भी घटना घट रही है ना, ये तुमको लगेगा सपने के अंदर कि भाई ये इसी इसी मेरी धरती पे तीसरी घनत्वता में हो रही है। कह रहे लेकिन ये वहाँ नहीं हो रही होती है। ये हो रही होती है टाइम स्पेस में। यानी उस जो आपकी ही हायर सेल्फ है दूसरी दूसरी किसी स्टेट में, मतलब दूसरा टाइम स्पेस है वहाँ पर ये घट रहा होता है। पैरेलल उसने बताया था यूनिवर्स ना में। कि पैरेलल यूनिवर्स में वहाँ घट रही होती है बेसिकली ये चीज़। पैरेलल यूनिवर्स हम जिसे बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया वर्ड यूज़ किया आपने यहाँ पे। कह रहा है वहाँ पे घट रही होती है और वहाँ पर प्रेज़ेंट यानी अभी और भविष्य और जो भूतकाल पीछे का जो है, कह रहा है वहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं रह जाता क्योंकि सारी घटनाएँ एक साथ ही घट रही होती हैं वहाँ पे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ना कि सपनों में मैं अभी आरवी के सेशन में भी लोगों को समझाई थी ये बात, कि सपनों में जनरली ये होता है कि आपको लगता है कि क्या कहते हैं, आप एक सपना देख रहे हो लेकिन उसके अंदर अभी जो चल रहा होता है, आगे क्या होने वाला है और पीछे क्या हो चुका है, वो सारी घटनाएँ एक साथ ही घट रही होती हैं। उसमें से आपको मतलब निकालना होता है कि भई कौन-सी भविष्य की हो सकती है, कौन-सी शायद पहले हुई हो या कौन-सी अभी चल रही है। इसमें से ऐसे मतलब निकाले जाते हैं, निकाल के ढूँढ के। अगर आप अपने सपनों पे ध्यान दो तो और लिख लो उनको तो। कहता है कि अगर इसका उसके आगे वो कहता है, अगर इसका प्रॉपर तरीके से कोई व्यक्ति इस्तेमाल करे, तो वो अपने आप को पूरी तरीके से उस प्रेम और सहानुभूति वाले पार्ट पे डाल सकता है, दूसरों के लिए या अपने लिए भी। अपने लिए तो करेगा ही करेगा, लेकिन दूसरों के लिए भी सहानुभूति के लिए डाल सकता है और ज़्यादातर ऐसे सर्कमस्टेंसेज़ में उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दे कि जहाँ पे वो अनहैप्पी है, मतलब खुश नहीं है वो। उसको लगेगा कि यार मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे वो खुश नहीं है, वहीं पे उसको अपना ये डेमोंस्ट्रेट करने की ज़रूरत है, वो प्रेम और वो सहानुभूति दूसरों के प्रति। क्योंकि उसको वो परेशान इसलिए हो रहा है, वो दूसरों को ही कहेगा, ब्लेम करेगा दूसरों को, यार इसकी वज़ह से हो रहा है, उसकी वज़ह से हो रहा है। नहीं, ये किसी और की वज़ह से नहीं हो रहा है। आपको ये सिखाने के लिए हो रहा है आपके साथ, कि आप इस तरीके की सिचुएशन में दूसरों के साथ तो प्रेम प्यार से कैसे कैसे वो आओ, पेश आओ। हाँ, ये वो आपके थोड़ा सीखने के लिए है। हाँ, वो थोड़ा-सा यहाँ पे ये कह रहा है कि जब आप किसी अपनी या किसी की मौत देखते हो सपने में, तो कभी-कभी ये होता हुँ, है कि आपको पता है कि ये होने वाला है। कई बार कभी-कभी, हमेशा नहीं, प्रेकॉग्निशन होता है कि वो ये होने वाला है और तब कुछ लोगों के साथ ये होता है, जब उन्हें ये पता चल जाता है, तो हर अपने जब उनको पता है कि मैं मरने वाला हूँ या सामने वाला जो इंसान है वो मरने वाला है, तो जब तक वो मर नहीं जाता, तब तक वो हर हालात में
सिर्फ सहानुभूति और प्यार से ही पेश आता है, चाहे उसको अंदर से भले दुःख क्यों ना हो रहा हो। कोई बेसिकली ये कह रहा है। तो हाँ, इसमें हाँ। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। नाउ यू देखो कैन कंटिन्यू। ठीक है ना, आगे चलूँ? हाँ। हाँ, चलो। आगे चलूँ मैम? हाँ, हाँ। ठीक है। हाँ। फिर वो आगे बोलता है एज़ अ माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स consciously chooses the path of the adept and, with each energy center balanced to a minimal degree, begins to open the indigo ray energy center. The so-called dreaming becomes the most efficient tool for polarization. For if it is known by the adept that work may be done in consciousness while the so-called conscious mind rests, this adept may call upon those which guide it, those presence, those presences which surround it, and most of all, the magical personality, which is the higher self in space-time analog, as it moves into the sleeping mode of the consciousness. ये बहुत अच्छी बात बोली है। कह रहे कि यदि कोई व्यक्ति धीरे-धीरे वो एडेप्ट यानी एक अच्छा मेडिटेटर बनता चला जा रहा है और धीरे-धीरे उसके जो चक्र है, उनके अंदर संतुलन आता जा रहा है, चाहे कमी कम आए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आए, कमी कम आए, तो धीरे-धीरे उसका इंडिगो रे यानी उसका जो वे बोलते हैं ना तीसरी आँख वाला चक्र क्या बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, कह रहे वो धीरे-धीरे एक्टिवेट होने लग जाता है उसका। तो ये जो सपने होते हैं ना, उसके लिए बहुत अच्छा टूल है, उस व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा टूल हो सकता है, पोलराइज़ेशन के लिए यानी झुकाव के लिए, उस साइड में, उस अनंत रचयिता की साइड में उसको जानने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए एक अच्छा टूल बन जाती है क्योंकि उसको उस टाइम पर उसको उसके गाइड मिल जाते हैं, जो उसके 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। तो जब उसके वो गाइड्स उसको मिल जाते हैं, तो वो चेतन मन में मतलब जब जागा हुआ भी होता है ना, तो भी उनकी प्रेज़ेंस उसको महसूस होती रहती है अपने आस-पास। और जो उसकी मैजिकल पर्सनैलिटी यानी यहाँ पे हायर सेल्फ की बात कर रहा है, जो हायर सेल्फ है फिर उसको गाइड करने लग जाता है जैसे-जैसे वो सपने में घुसेगा, जैसे-जैसे वो सपने में घुसेगा उसका हायर सेल्फ उसको गाइड करना शुरू कर देता है यहाँ पे, ठीक है? ये ऐसे जो एडेप्ट होते हैं, जो मेडिटेशन आप करते जाओगे ना आपको धीरे-धीरे पता चलता जाएगा, अगर आपके चक्रा ओपन हो रहे हैं और अगर आपका इंडिगो रे ओपन हो गया तो आपको धीरे-धीरे पता चल जाएगा उन सपनों के अंदर आपका हायर सेल्फ क्योंकि अभी धीरे-धीरे पूरे नहीं खुले हैं ना, हल्के-हल्के चक्र खुले हैं, तो आपका हायर सेल्फ आपको गाइड करना शुरू कर देगा। फिर वो कह रहा है विथ दीज़ अफर्मेशंस अटेंडेड टू द एक्टिविटी ऑफ ड्रीमिंग रीचेस दैट पोटेंशियल ऑफ लर्न टीचिंग व्हिच इज़ मोस्ट हेल्पफुल टू इंक्रीजिंग द डिस्टॉर्शन ऑफ एडेप्ट टुवर्ड्स इट्स चोज़न पोलैरिटी। तो कह रहा है कि अगर ऐसा होता है, उन चीज़ों को समझ लेता है, अपने सपनों के अंदर वो समझ रहा है ये सारी चीज़ें और अंडरस्टैंड करके उन बातों को समझ के मानते हुए आगे भी चल रहा है। मानते हुए मतलब जान के और फिर मानना, ऐसा नहीं कि मानते हुए ही चल रहा है, जान भी रहा है और मान भी रहा है और फिर चल रहा है आगे-आगे। तो कह रहे हैं कि ये ही सपने उसके लिए एक लर्न टीचिंग का मेथड बन जाता है, कि मतलब हाँ, इन सपनों से मैं सीख रहा हूँ अब आगे चलना, आगे निकल सकता हूँ। तो वो जिस भी पोलैरिटी को चूज़ करना चाहे, अब मान लो कोई नेगेटिव एंटिटी है, तो उसको नेगेटिव टाइप के लोग ही उसके पास आएँगे, उसके सपनों में। लेकिन अगर किसी ने दूसरों की सेवा का रास्ता चुन रखा है, ये एक लव और कंपैशन वाला रास्ता चुन रखा है, तो उसके पास उसके उसी तरीके के हायर सेल्फ आएँगे। तो वो जिस पोलैरिटी को चूज़ करता है, मतलब जिस तरीके का झुकाव अपना चूज़ करता है, उस डायरेक्शन में उसको मदद मिलनी शुरू हो जाती है और उसका इस्तेमाल करके, इन सपनों का इस्तेमाल करके वो आगे निकल सकता है। फिर वो कहता है देयर आर अदर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द ड्रीमिंग नॉट सो क्लोज़ली अलाइन्ड विद द इंक्रीज़ इन पोलैरिटी व्हिच वी डू नॉट कवर एट दिस पर्टिकुलर स्पेस टाइम। कह रहे देखो और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं सपनों के अंदर, जो कि मतलब इस झुकाव से पोलैरिटी से रिलेटेड हो सकती हैं, जो कि बढ़ा सकती हैं इस झुकाव को। लेकिन नॉट अभी सो हम उस क्लोज़ली टॉपिक के अलाइन्ड। ऊपर बात नॉट और सो सॉरी जो क्लोज़। इससे हाँ, सॉरी मेरे से मिस हो गया। यार और भी कितनी चीज़ें हैं इन सपनों से रिलेटेड जो कि इतना ज़्यादा अलाइन्ड नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा उनका कोई फ़ायदा नहीं है इस वक़्त डिस्कस करने का। तो इसलिए अभी उनका हम तुम्हें कहेंगे पोलैरिटी से क्योंकि वो लेना-देना नहीं है। लेना-देना नहीं है। मतलब वो बस ऐसे ही सपने हैं, आए और चले गए, इस तरीके के इस सपने होते हैं वो। इसीलिए हम लेकिन जो बात पोलैरिटी नहीं वाला करते। होगा ना हाँ, इसलिए वो कह रहे हैं इसलिए हम बात नहीं करना चाहेंगे इस वक़्त उसके बारे में, क्योंकि ऐसे सपनों का ना आना-जाना अब कुछ सपने ऐसे होते हैं ना, आपने सपने में देख लिया कि जी आप किसी को देख रहे हो वो लॉलीपॉप खा रहा है, अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना यार। कोई नहीं, नहीं, लॉलीपॉप नहीं, खा रहा होगा, कोई बच्चा लॉलीपॉप खा रहा है। 1 मिनट यहाँ पे ना वो ये कह रहा है हाँ, कि सपनों के और बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन पोलैरिटी से हुँ, उनका लेना-देना नहीं है और क्योंकि हम यहाँ पोलैरिटी की और पर्दे की बात कर रहे हैं, इसलिए इस वक़्त उस बारे में बात करने हाँ, की ज़रूरत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सपनों का कोई मतलब नहीं होता।
अब मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है या सीखा है, जो सपने आपको सबसे ज्यादा गहरी नींद में आते हैं ना 3 और 5 के बीच में, अगर आप नॉर्मल इंसान के, आजकल के हाँ नॉर्मल इंसान की तरह 11 बजे सोते हो और 7-8 बजे उठते हो, तो 3 और 5 के बीच में जो आते हैं आमतौर पे वो सच होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि सपने अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं, जो कलर में होते हैं वो सच होते हैं, ऐसा पढ़ा है। दूसरी बात, एक और बात ये होती है कि जो सुबह के वक्त, अब कई लोग कहते हैं कि सुबह उठते वक्त जो आप सपना देखते हो वो सच होता है। अब मुझे नहीं पता कि वो सच होता है या कौन सा सच होता है। एक चीज और बोली जाती है कि कई बार जैसे हम लोग दिन में एक पल में हजारों ख्याल हमारे दिमाग से निकलते हैं, कुछ कॉन्शियसली कुछ अनकॉन्शियसली, ठीक है। ये यूं समझ लो कि इतना सारा कचरा जमा हो जाता है हमारे दिमाग में कि सपनों के द्वारा जो चीज का आपकी जिंदगी में जरूरत नहीं है उसको आपका दिमाग बाहर फेंकता है, वो क्लटर क्लियर कर रहा है, गार्बेज निकाल रहा है। तो वो बेसिकली जो सोते साथ आपको जो सपने आते हैं वो कुछ वो भी होते हैं। अब सच क्या है, कौन सा सच होता है, कौन सा गार्बेज होता है, ये तो अब भगवान जाने, लेकिन इस तरह की बातें हैं। तो आगे कैन आई कंटिन्यू पा विद अ क्वेश्चन? मैम, आई थिंक 51 मिनट्स हो गए हैं। आई थिंक इस सेशन को यहाँ रोक ले क्या? ये मेरे को अगले कहीं 2 जाना था सवाल अभी जरा। बहुत छोटे हैं तो फटाफट खत्म कर लेते हाँ, हैं और तो फिर इसको रोक कर देते लेते हैं, हैं। ठीक है। तो ठीक है, डॉन ठीक। कहता है, हाउ इज द ड्रीम डिजाइंड और प्रोग्राम्ड, इज दिस डन बाय द हायर सेल्फ और हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? कहता है ये जो सपने हैं ये कौन तय करता है कि किस तरह से आएंगे, उनका क्या डिजाइन होगा, क्या प्रोग्राम होगा, पहले कौन सा बाद में कौन सा, सपने में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, मतलब ये क्या हमारा हायर सेल्फ जो है क्या वो तय करता है या कौन करता है ये? तो फिर राय इसका जवाब देता है, कहता है, इन ऑल केसेस द माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स मेक्स व्हाट यूज इट कैन ऑफ द फैकल्टी ऑफ द ड्रीमिंग। इट इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्टिविटी। कह रहा है कि हर केस में जो व्यक्ति है ना, वो ही इनका निर्माण अपने दिमाग के अंदर करता है, इस फैकल्टी का। ये मतलब इस ये जो पूरा पैटर्न बनता है या फिर जो भी चीज बनती है ना पूरी की पूरी दिमाग के अंदर, इसका निर्माण हर व्यक्ति अपने लेवल पे खुद ही करता है। वो ही इसका रिस्पॉन्सिबल है कि ये एक्टिविटी उसके दिमाग में चलेगी कैसे। लेकिन मेरे ख्याल अच्छा। में यहाँ पर जरूरत होती होगी ना हायर सेल्फ। देखो, हायर सेल्फ आपकी आजादी का उल्लंघन करके लगा नहीं सकता बीच में कुछ, जहां तक मेरे को हम्म। मतलब फ्री विल का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। वो अपनी अगला मर्जी से सवाल नहीं लगा सुनो, सकते, लेकिन पता चल जाएगा। हाँ, हाँ शायद, हाँ। तो डॉन कहता है, अच्छा तो इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इंसान का जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन या रूट ऑफ द माइंड है, वो जिम्मेदार है ये सपने गढ़ने के लिए, उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग, उसकी डिजाइन वगैरह करने के लिए? तो रा कहता है हाँ। जवाब मिल गया। अच्छा, हाँ, जवाब मिल हम्म। गया। तो मेरा भी कोई मतलब हायर इसका मतलब सेल्फ कहने नहीं कहने होता। हाँ, हायर सेल्फ उसके अंदर नहीं कर सकता, वो वैसे भी इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि आपने मांगा नहीं है वो, कॉन्शियसली हाँ। नहीं मांगा है आपने। हम्म। तो एनीवे, सो दिस वाज सेशन 86, 86 था ना, 86 पार्ट 86, हाँ। 1, और कल 87। ओके, सो आई होप यू ऑल एंजॉयड, ओके। क्योंकि कुछ दिनों से एक तो पिछले सेशन में मेरे ख्याल से ल्यूसिड ड्रीमिंग की बात हुई थी, और जनरली बहुत लोग पूछते रहते हैं सपने में ये आया, सपने में वो आया। मेरे पास आज तक अपने सपनों के जवाब नहीं है, लेकिन ये तो पता चला कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तय करता है। अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड तय तो करता है, लेकिन जो उल जलूल सपने आते हैं ना, वो किस वजह से आते हैं, कहां से आते हैं, क्या उसका मतलब होता है, ये आपको खुद डिकोड करना है। इसलिए सबसे पहला काम आप खुद पर एहसान करो कि एक डायरी अलग से बनाओ, अपने बिल्कुल तकिए के नीचे रखो पेन के साथ रेडी, और ये पेन रेड नहीं होना चाहिए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। अगर वो डायरी के पन्ने ब्लैंक हो, मतलब लाइन वाले ना हो, तो बेहतर है। सपने में उठते साथ आपको जो इमेज दिखा या आपको जो शब्द दिखे या सुनाई दिए या नंबर दिखे या लोग दिखे, सबसे पहले उठ के आप मेन पॉइंट्स जॉट डाउन करोगे।
मेन पॉइंट्स जॉट डाउन करने के बाद कि मुझे सपने में शेर आया, वो सफेद था, साथ में एक हाथी था और मुझे डर नहीं लगा और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आई। दैट्स इट। इसके बाद आप चाहो तो डिटेल में लिखते रहो, और आमतौर पे अगर आप डिटेल में लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सपनों का एक सीक्वेंस होता है। आज आपको कुछ सपना आएगा, कल आपको कुछ आएगा, परसों कुछ आएगा, लेकिन सबकॉन्शियसली उसमें एक सीक्वेंस है। अगर आप वो लिखोगे और अपने पॉइंट्स लिखे, उसके नीचे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, उसके नीचे आप ये लिखोगे वो सपना आपके लिए उसका क्या मतलब है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मुझसे ये मैं जो मुझे शेर और हाथी का सपना आया था, ये आया था जब मैं अपने पहले बेटे के साथ प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी में आया था। तो मैंने तो सिर्फ वो सफेद हाथी वाली फिल्म देखी थी बचपन में, तो मुझे ऐरावत का पता था, ठीक है। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हुई कि अरे वाह, सफेद हाथी आया, सफेद शेर आया। शेर मैं ड्रॉप करूं क्या? नहीं, आपसे बात करनी है, रुको। क्या आपको जल्दी है क्या? 5 मिनट रुको ना, 5 मिनट। तो वो एक सपना अच्छा। था। दूसरा एक सपना, कुछ टाइम बाद मुझे सपने आने शुरू हुए सांप के, दोनों बेटों के बाद। अब सांप में या तो सांप मेरे पैरों के आसपास होते थे, कभी उसमें थोड़ा मेरे एंकल तक पानी होता था, कभी उसमें मैं कुएं में हूं और कोई पानी नहीं है और वहां सांप है। तो जब मैंने पूछने की कोशिश की कि इसका मतलब क्या है, तो मुझसे ये पूछा गया, क्या तुझे उन सांपों से डर लगा? तो डर तो मुझे नहीं लगा, सांप थे तो थे, लेकिन मुझे डर नहीं लगा और ना कोई सांप मुझे काटने आया। एक सपना मुझे कुछ टाइम बाद, मतलब उसके ही 6 महीने साल बाद ये आया कि मैं कहीं पर सोई हुई हूँ घास वास पे, सांप मेरे ऊपर आके ऐसे फन फैला के मुझे धूप से बचा रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसमें डरने की क्या बात है? पता नहीं, मुझे तो डर नहीं लगा। तो आपको डर लगता है या नहीं? आपको जैसे शेर आता है, तो अब मेरे लिए उसका मतलब हो गया है माँ, शेरा वाली माँ। तो शेर आता है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि शेरा वाली माँ आपकी रक्षा कर रही है। आपको उस सपने से, सपने का आपके लिए क्या मतलब है, उसके ऊपर जाओ, ना कि कौन क्या कहता है। क्योंकि क्रिश्चियंस में, बाइबल में ये कहा जाता है, अगर आपको सांपों के सपने आए, दैट मीन्स यू आर सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जरूरी नहीं है, और सेक्सुअली एक्टिवेटेड, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि किसी के लिए कुछ और मतलब हो। तो लोगों की बातों पे मत जाना। तो ये अगर आप करना शुरू कर दो, आपको अपने बारे में बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। एंड विद दिस आई एंड दिस सेशन हियर। सी यू टुमारो। गुड बाय। भूल गई मैं, रिकॉर्डिंग बंद करना भूल गई, 1 सेकेंड। और मैंने, ओके।